अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपको पता है आज बुधवार है, तो बुधवार के दिन क्या है कि हम यूपीएससी विशेष जो समसामयिक घटनाक्रम पर उत्तर लेखन होता है करते हैं, और मध्य प्रदेश के साथ साथ सभी के लिए अनिवार्य है। कोई ये नहीं कह सकता कि समसामयिक घटनाक्रम हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। तो क्योंकि आपको चीज़ों को लिखने की आदत डालनी है, आपको अपने दिमाग में अपने मन मस्तिष्क में कंटेंट रखना है, फैक्ट रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको समसामयिक विषयों पर भी पकड़ हो। सप्ताह के 3 दिनों हमारा मध्य प्रदेश राज्य विशेष का पाठ्यक्रम, उस पर हम उत्तर लेखन करते हैं। बाकी के 3 दिनों हम यूपीएससी के समसामयिक विषयों पर उत्तर लेखन करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है, इस कथन की चर्चा कीजिए। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है, इस पर आपको चर्चा करना था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुट निरपेक्ष है क्या। सबसे पहले एक बात और बता दूं कि आपको अपने उत्तर को सबसे पहले प्रस्तावना में लिखना है। प्रस्तावना में आप बताएंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। कम से कम 3 से 4 लाइन प्रस्तावना में लिखना है। इसके बाद आपको आ जाना है कि वर्तमान परिदृश्य क्या है और किस प्रकार से हम मान रहे हैं कि इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है या नहीं। जो आपकी नज़रों में लगता है वो चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता के बारे में लिखेंगे। फिर एक दूसरा भाग, कम से कम 2 भागों में अपने उत्तर को लिखना होता है। तो दूसरे भागों में आप इसका भविष्य बता देंगे कि किस प्रकार से इसमें सुधार किए जाएं, किस प्रकार से चीज़ों को इसमें जोड़ा जाए, किस प्रकार के इसमें जो है विचार रखे जाएं कि इसकी प्रासंगिकता आगे भी बनी रहे। तो उसको आप दूसरे भाग में लिख सकते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन दे सकते हैं। तो पहले में आप वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो आप जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के बाद आप जानते हैं कि जो संपूर्ण विश्व था वो 2 भागों में बट गया था। कौन से? एक था यूएसएसआर और एक हो गया अमेरिका का गुट। तो ये दोनों गुट जो थे उस समय के, सोवियत रूस और अमेरिका के जो दोनों गुट थे, ये क्या कर रहे थे कि इनका लक्ष्य था कि अपने आप को सामरिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी अपने आप को उभारना इनका लक्ष्य था, जिससे यदि कभी भी आगे फिर चुनौतियां बढ़ती हैं तो एक दूसरे को प्रत्युत्तर दे सकें। तो यूएसएसआर तथा अमेरिका दोनों लोगों ने मिलकर, दोनों देशों ने, दोनों राष्ट्रों ने, दोनों गुटों ने मिलकर क्या किया कि कुछ देशों को शामिल करने का अपने गुट में प्रयास किया, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निश्चित रूप से देश जो है वो 2 भागों में बटे हुए थे, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं हुई। जो उस समय के विचारों के अनुसार लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए, और इनका लक्ष्य था कि अपने आप को सबसे पहले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना, सामरिक दृष्टि से अपने आप को सशक्त करना इनका लक्ष्य था। तो उस समय भारत जैसे बहुत सारे ऐसे देश थे, भारत जैसे ऐसे बहुत सारे देश थे जहाँ पे उपनिवेशिक काल समाप्त हुआ था। मतलब वो पहले गुलाम थे, अब उनकी गुलामी समाप्त हुई थी। मतलब हाल ही में क्या थे, वो स्वतंत्र हुए थे। तो नवीन जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, उस समय के जो नवीन स्वतंत्र राष्ट्र थे, इन्होंने ध्यान दिया, इन्होंने सोचा कि यदि हम वर्तमान समय में, एक तो अभी अभी हमें स्वतंत्रता मिली है, यदि वर्तमान समय में हम किसी भी गुट के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और आगे यदि कोई युद्ध होता है और मान लीजिए हम हार गए, तो निश्चित रूप से हम पुनः गुलाम हो जाएंगे। हमारी जो टेरिटरी है उसको पुनः बांट दिया जाएगा, हो सकता है उस पर फिर से अन्य देशों का कब्जा हो जाए। तो इनको एक प्रकार का भय था, क्योंकि ये बहुत दिनों से औपनिवेशिक शासन को झेल रहे थे, उसकी प्रताड़ना को झेल रहे थे, भली भांति उससे परिचित हो चुके थे, उसके स्वरूप से परिचित हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि किसी भी गुट में जुड़ने से अच्छा है कि एक निर्गुट बनाया जाए, मतलब एक नया गुट बनाया जाए, और इस गुट का उद्देश्य यही होगा कि हम किसी भी देश से किसी भी गुट में नहीं ज्वाइन होना चाहते, हम ऐसे गुट में ज्वाइन होना चाहते हैं जो युद्ध से दूरी बना के रखे। हम अपने आप को किस प्रकार से विकसित करेंगे, किस प्रकार से हम अपने नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हम स्वतंत्र हुए हैं, संसाधन सीमित हैं, तो उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो। उसलिए ये नया गुट सामने आया जिसका नाम रखा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। तो उसी समय आप जानते हैं कि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन बना, उस समय तो
इतनी संख्या में देश नहीं थे, लेकिन आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगभग 120 देश हैं और 10 से 12 देश पर्यवेक्षक के दर्जा प्राप्त देश हैं और कुछ ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो पर्यवेक्षक का दर्जा जिनको प्राप्त है। ठीक है, और गुटनिरपेक्ष की बात और ये लिख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ों को आप प्रस्तावना में डाल सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष क्यों बना, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, तो इसको आप प्रस्तावना में डाल सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे और आगे आप मुख्य भाग में आगे, मेन बॉडी में आगे, और आपको मेन बॉडी में आके जैसे प्रश्नों को 2 भागों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता कैसे बनी हुई है या कैसे इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और आप जानते हैं कि इसके उद्देश्यों को भी आप प्रस्तावना में डाल सकते हैं। जैसे गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य था कि शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, हमें सैन्य गठबंधनों से नहीं जुड़ना है, इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये सारी चीजें थी जिसका उद्देश्य लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया गया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप मेन बॉडी में 3 से 4 लाइन लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन ही होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है आपको, उतने में ही अपनी बातों को समेटना है। ठीक है, कम शब्दों में अपनी बातों को बेहतर ढंग से करने की, कहने की कला आपको सीखनी है। ठीक है, अब मेन बॉडी में आ गए। अब मेन बॉडी में वर्तमान परिदृश्य को दिखाना है। आप जानते हैं वर्तमान परिदृश्य में कोरोना संकट के दौर में, कोविड-19 संकट के दौर में जो विश्व के नेतृत्वकर्ता देश थे, जैसे अमेरिका, चीन हो गया, रूस हो गया और जो हमारे यूरोपीय यूनियन थे, ठीक है, ये जो सारे देश थे जो नेतृत्व करते थे, आप संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्यों को ले लीजिए, जो देश हमेशा जो है नेतृत्व करते थे विश्व का, आज वो बुरी तरह बदहाल हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, वो अपनी आंतरिक समस्याओं से इतना जूझ रहे हैं कि वो विश्व के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, नेतृत्व के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ऐसे समय में आज संपूर्ण विश्व जो है नेतृत्वहीन हो गया है और संपूर्ण विश्व के बहुत सारे देश, कुछ देशों को छोड़कर बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे P5 को आप छोड़ दीजिए, उसके अतिरिक्त जो भी देश हैं वो क्या सोच रहे हैं कि एक कोई बेहतर नेतृत्वकर्ता उनको मिले, जो उनको मार्गदर्शित करे, जो उनको साथ लेकर चल सके और उनकी भी बातों की महत्व उतना ही हो जितना कि अन्य देशों की हो। मतलब सभी के बातों को समान महत्व देकर जो लेकर चल सके सबको, ऐसे नेतृत्वकर्ता की तलाश विश्व के सभी देशों को लगभग है। और वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जब विश्व में नेतृत्वकर्ता की भूमिका यदि किसी के पास है, तो किसी की काबिलियत है वर्तमान समय में, तो भारत है। क्यों भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में आ सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इस कोविड-19 के दौर में सारे देश अंतर्मुखी हो गए हैं। जो सक्षम देश थे वो अंतर्मुखी हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर देख रहे हैं, अपने नागरिकों को, अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन भारत ही ऐसा देश था कि भारत ने 123 देशों को मेडिकल सप्लाई उपलब्ध कराई थी। मेडिकल से संबंधित जो भी किट और जो भी चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ, 123 देशों को भारत ने दिया, जबकि भारत की खुद ही इतनी भारी जनसंख्या कोविड-19 से पीड़ित है। तो एक प्रकार से यहाँ से नेतृत्व का जो हमारा है तरीका, जो नेतृत्व का संभावना है, वो झलकता है भारत के कार्यों से। दूसरी बात आप इसमें क्या देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन थे, बहुत सारे ऐसे संगठन थे, जैसे आप यूनाइटेड नेशन ले लीजिए, WHO ले लीजिए, इन्हीं दोनों पे हम बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, कोई भी क्रियाविधि, कुछ भी कार्यशैली यूनाइटेड नेशन की नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि मार्च तक यूनाइटेड नेशन में कोई बैठक नहीं हुई थी जिसमें कोविड-19 पर डिस्कशन किया जाए। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस समय चाइना इसका जो है चेयरपर्सन था, चाइना के हाथ में इसकी चेयरमैनशिप थी और चाइना ने मार्च तक कोई भी बैठक होने नहीं दिया कोविड-19 के बाद। मार्च के बाद जब चाइना की चेयरमैनशिप समाप्त हुई, उसके बाद तब जाकर कोविड-19 पर बैठक हुई और कोविड-19 पे जो बैठक हुई है तब उसमें चर्चा की गई। लेकिन अमेरिका और चीन के आपसी विवादों के कारण उस बैठक का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। इसके बाद यदि आप देखो
WHO के फैसले भी विवादित रहे। एक तो इसने लेट से फैसला लिया, दूसरा जो इनके फैसले हैं वो काफ़ी विवादित हैं, इस पे पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। तो मतलब वर्तमान समय में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, जो भी देश नेतृत्वकर्ता की भूमिका में थे, बदहाल स्थिति में है वर्तमान समय में। इन संगठनों पर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह पहले से, यूनाइटेड नेशन पर तो लगातार पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं उसके रिफॉर्म को लेके कि रिफॉर्म होना चाहिए। वर्तमान समय में जिस प्रकार से निष्क्रियता दिखाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा, विभिन्न जो सक्षम देश हैं उनके द्वारा, ऐसे में समस्त विश्व को उम्मीद है कि कोई ऐसा नया देश उभरे, कोई ऐसा नया संगठन उभरे जहां पे सबकी बातों को सुना जाए, सबको साथ लेकर चला जाए। और इस पक्ष से यदि देखा जाए तो सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री ने बैठक किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हमारा ये बैठक था, नैम की जो बैठक थी, उसको जो नैम की जो बैठक थी अभी हाल ही में सोमवार को थी, शीर्ष स्तरीय बैठक होती है, ठीक है, तो सोमवार को थी, वार्षिक स्तर पर होती है। तो इसमें नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत सारी बातों को बताया है, देशों को बताया है कि इन आधारों पर चलना चाहिए। अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इन सब चीज़ों से जिस प्रकार से विश्व के समस्त देश इस समय अंतर्मुखी हो गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, जो हमेशा नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आते थे जब भी कोई ऐसी आपदा आती थी, चाहे 2008 का आप ले लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस, इस समय अमेरिका नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आया था। इसके अतिरिक्त आप अफ्रीका चले जाइए, अफ्रीका में बहुत सारे पैंडेमिक होते रहते हैं, पैंडेमिक आते रहते हैं, तो उस समय यूनाइटेड नेशन और WHO किस तरह से कार्य करके उनको जो है एक प्रकार से सीमित करते हैं, तो वहाँ पे देखने को मिला। लेकिन कोविड-19 के दौर में किसी भी देश द्वारा या किसी भी संगठन द्वारा कोई ऐसी भूमिका नहीं देखने को मिली, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखने को मिली जिससे लगे कि ये अपनी जिम्मेदारी को लेकर संजीदा हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो इस वजह से भी एक नई मांग उठ रही है। और अभी हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया तो एक उम्मीदें जगी हैं। आपको पता है कि भारतीय शीर्ष नेतृत्व हमेशा से इस बैठक में भाग लेता आया है। वर्ष 2018 तक, जब से इसका गठन हुआ था तब से लेकर वर्ष 2018 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री ही इस बैठक में जाते थे। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व भारत के लिए क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात क्या है कि क्या भारत ही नेतृत्व करता, क्यों? क्योंकि अमेरिका वर्तमान समय में अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? आप जानते हैं कि चीन, यदि लोग बोलें कि चीन तो भी नेतृत्वकर्ता के रूप में आ सकता है, आर्थिक रूप से सक्षम है, नहीं आ सकता, क्योंकि वर्तमान समय में लोग चीन की चालों से वाकिफ हो गए हैं और कोई भी देश चीन को नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करने में सामने नहीं आएगा। सब चीन को अब संदेह भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो ऐसे में चीन और अमेरिका बाहर हो गए। अब बचता क्या है? अब बचते हैं जैसे भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो इस प्रकार के देश हैं, ये नेतृत्वकर्ता के रूप में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भारत अकेला नेतृत्वकर्ता के रूप में आएगा, नहीं, भारत आर्थिक रूप से उतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आए। तो जो भी आप देख ले, एक प्रकार से बोल दें, ब्रिक्स जो कंट्री है, तो ब्रिक्स में चाइना को निकाल दीजिए और रूस को यदि लेना है तो रूस को रख सकते हैं साथ, लेकिन मेन क्या हो गया? ब्राज़ील हमारा हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया। ये चार महत्वपूर्ण देश देखते हैं जो यदि चाहें, यदि ये गुट चाहे तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ सकता है, जो पूरे विश्व, इस समय पूरे विश्व की निगाहें हैं, जो वर्तमान समय में खाली चल रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी प्रासंगिकता की। यदि वर्तमान समय में, ठीक है, क्योंकि लोग यह मानते थे कि ये जो गुट निरपेक्ष हमारा आंदोलन है, ये सिर्फ और सिर्फ शीतकालीन, जो उस समय का समय था, शीत युद्ध के लिए बनाया गया था। और जब यूएसएसआर का जो है विघटन हो गया, उसी से इसकी प्रासंगिकता समाप्त होगी। नहीं, ये लोग जो है ना गलत दृष्टि से देखते हैं। इसमें क्या था कि ये हमेशा सदस्य देशों के, जो भी सदस्य देश होंगे, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी चिंताओं को लेकर आवाज़ उठाता रहेगा। इसका गठन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि जब तक यूएसएसआर है तब तक के लिए इसकी क्रियाविधि को संचालित किया जाए।
तो निश्चित रूप से वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपना रोल प्ले नहीं कर रही हैं, विभिन्न जिम्मेदार देश जो थे वो अंतर्मुखी हो गए हैं, ऐसे में भारत और अन्य देश मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक बड़े मंच के रूप में, एक वैश्विक संगठन के रूप में एक अलग ख्याति प्राप्त कराना चाहते हैं, एक नई छवि बनाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि समस्त विश्व के समस्त देश इस समय नेतृत्वकर्ता की भूमिका में किसी नए देश को देखना चाहते हैं जो सबकी आवाज़ को, सबको साथ लेकर चल सके, सबकी समस्याओं को दूर लेकर चल सके। तो वर्तमान कोविड-19 संक्रमण ने, वर्तमान कोरोना वायरस संक्रमण ने प्रासंगिकता जगा दी है, प्रासंगिकता बना दी है। और वर्तमान समय में यदि हम चाहते हैं कि सभी देशों को साथ लेकर चला जाए और भारत नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आना चाहता है, तो इससे अच्छा अवसर उसको मिलने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों पर आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान समय में जो वैश्विक संगठन है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, जो देश हैं, सक्षम देश हैं, वो अंतर्मुखी हो गए हैं, जिससे समस्त विश्व, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं, वो तो निश्चित रूप से वैश्विक संगठनों की तरफ देख रहे हैं कि उनको कुछ छूट मिले, उनको किसी प्रकार की रियायतें दी जाए, उनको कुछ अलग से धन मुहैया कराया जाए जिससे कोविड-19 से निपट सकें। लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से एक नया विकल्प सामने आ सकता है और यह नया विकल्प गुट निरपेक्ष आंदोलन का हो सकता है, क्योंकि इसमें विश्व के ज़्यादातर सक्षम देश इसमें शामिल हैं और इसमें अमेरिका और चीन को भी साथ लेकर चला जा सकता है। अमेरिका और चीन को बाइकआउट नहीं करना है, अमेरिका, चीन और रूस सबको साथ लेकर चला जाया जा सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अमेरिका चीन के आपसी विवाद के कारण इस जो संगठन है, जो नया संगठन उभरेगा, जैसे हम गुट निरपेक्ष को उभारना चाहते हैं, तो यदि गुट निरपेक्ष आंदोलन उभरता है एक नए वैश्विक संगठन के रूप में, नए स्तर से उभरता है, तो उसमें अमेरिका और चीन की जो आपसी विवाद है उस विवाद से उस पर फर्क ना पड़े। दूसरी बात कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, उस संगठन में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, हमें सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा किसी एक के प्रयास से नहीं संभव है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी संबंधित देश हैं, जो भी सक्षम देश हैं, जो भी सक्षम वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबको एक साथ मिलकर इस पर सोचना होगा। और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर जिनकी अभी तक एक प्रकार से कहा जाए, जिनका अभी तक दबदबा बना हुआ था, उन पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे उन पर हम दबाव बना सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए, कैसे हम उन पर रिफॉर्म के लिए दबाव बना सकते हैं। अब बहुत ही अच्छा मौका है। इसके लिए हमें निश्चित रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच को अवसर उठाना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। और कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या वैश्विक किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमेशा इस संगठन की प्रासंगिकता बनी हुई है। लेकिन कमी क्या रहती है कि हम गुटबाजी में आकर, गुटबाजी के चक्कर में जो समस्त राष्ट्र होते हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, वो इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब इसमें कोई कार्रवाई ही नहीं होगी, किसी प्रकार की नीतियां ही नहीं बनेगी, तो निश्चित रूप से प्रश्न लगेंगे। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत हैं कि यदि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, सभी को मिलकर बैठकर इस पर बातें की जाए, तो निश्चित रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन सबसे बड़े मंच के रूप में उभर सकता है वर्तमान समय में। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से यदि हम देखें तो जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई कर सकते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकते हैं, और जो हमारी आर्थिक समस्याएं होती हैं उसके खिलाफ भी हम एकजुट होकर लड़ सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ज़रूरत क्या है? सही नीतियों की, समन्वय की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रासंगिकता है, बनी हुई है। और आगे के समय में हमें क्या करना है? आगे के समय में हमें चाहिए कि हमने पर्यावरण का बहुत लॉस किया है। ठीक है, तो अब क्या चाहिए कि हम जो भी नीतियां बनाएं, जो भी विकास की नीतियां बनाएं, उसमें पर्यावरणीय हितों को भी ध्यान में रखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए कि विकास के कार्यों में पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाई जाए, क्योंकि अब तक हम बहुत पहुंचा चुके हैं और आजकल उसी का जो है हम प्रकोप एक प्रकार से झेल रहे हैं। तो किन बातों को समग्रता से लिखना है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से लिख पाओगे। निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पहले भी थी, आज भी बनी हुई है। ज़रूरत है कि एक बेहतर समन्वय के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समस्त देशों को साथ आकर राष्ट्रहित में, अपने राष्ट्र के हित में और वैश्विक शांति के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, आतंकवाद के लिए मिलकर सामने आना चाहिए, मिलकर साथ आना चाहिए। और यह विभिन्न वैश्विक संगठनों का एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जहां पर सभी की आवाज़ों को, सभी की बातों को समान महत्व दिया जा सकता है। तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य को, उम्मीद करता हूं समझाने में सफल रहा हूं, क्योंकि इसको वर्तमान परिवेश से जोड़ के देखना था। यह प्रश्न इसमें यह नहीं बताना था कि कब इसका गठन हुआ, किन चीज़ों पर, किन माध्यम से गठन हुआ, किस प्रकार की नीतियां थी, इस पर आपको नहीं जाना था। तो जिन बिंदुओं पर जाना था, उम्मीद करता हूं समझाने में सफल रहा हूं। कल फिर मिलते हैं एक नए उत्तर लेखन के साथ, तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। यदि पसंद आता है उत्तर लेखन कार्यक्रम तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।